राजू और रोबोट, ये भी एक अपठित है। तो इस अपठित में जहाँ जहाँ ये खाली स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ यहाँ इसका हम ये जो है तो किताब से देख करके इसमें जो ये पेपर है तो उससे विकल्प आगे आगे दिया है, इस अपठित के बाद विकल्प दिया है, तो उससे हम देख करके यहाँ हाँ खाली स्थान में भरते जाएंगे, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो, वरना उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसके आगे भी बाद में हम फिर उन प्रश्नों को देखेंगे भी। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि राजू के पापा एक रोबोट लेकर आए। वह रोबोट झूठ पकड़ सकता था और झूठ बोलने वाले जो थे के गाल पर खींचकर चांटा मार देता था। यहाँ पे हो जाएगा कि के गाल पर खींचकर चांटा मार देता था। यहाँ पे एक दिन राजू और उसका दोस्त स्कूल से घर देर से पहुँचे। पापा ने पूछा, घर लौटने में इतनी देर कैसे हो गई? तब यहाँ पे जो है तो राजू बताता है कि राजू ने जवाब दिया, यहाँ पे हो जाएगा कि राजू ने जवाब दिया, आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी। रोबोट अचानक यहाँ हो जाएगा अपनी जगह से उठा और राजू को थप्पड़ रसीद कर दिया। राजू हैरान रह गया। उसकी हैरानी को देखते हुए पापा ने उसे बताया कि शायद उसे नहीं मालूम कि यह रोबोट हर झूठ को पकड़ सकता है और झूठ बोलने वाले को चांटा भी मारता है। अब सच क्या है यह बताओ। हाँ गए थे? पापा ने बनावटी गुस्से से पूछा। जी, हम एक बिल्ली और उसके बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। राजू के दोस्त ने गुस्सा शांत करने के अंदाज में कहा। चटाक, रोबोट ने एक चांटा मारा। इस बार गाल दोस्त का था। तो जब 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 वो दोनों झूठ बोलते थे, तब तक जो रोबोट था तो उन लोगों के गालों पे चांटा मार देता था। वह मारता रहता था चांटे को। पापा गुस्से में राजू से बोले, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने माता पिता से झूठ बोलते हो। दोनों ने कहा, बात दरअसल में यह थी कि हम डर रहे थे कि यदि हम आपको सच बता देंगे कि हम फुटबॉल खेलने गए थे तो आप हमें बुरी तरह डांटेंगे, इसलिए यह सोच करके वह दोनों झूठ बोलते जा रहे थे और उन लोगों को पता नहीं था कि हमारी झूठ पकड़ी जाएगी। यह सुनकर पापा हंसने लगे और कहा, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा कि जब मैं तुम्हारे जितना था यहाँ पे हो जाएगा तब मैं भी डांट के डर से ऐसी हरकत किया करता था, पर अब तुम बेफिक्र रहो। सच बताने पर मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। ओह, यह बात पहले पता होती तो हमें डांट से बचने के चक्कर में रोबोट से चाटा तो नहीं खाना पड़ता, ऐसा राजू कहता है। राजू ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। उसकी शक्ल देखकर अभी वो सभी हंस पड़े। तो इस प्रकार से उसकी शक्ल जो देखते हैं तो सब लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। तो अब यहाँ देखिए हमारा ये हो गया प्रश्न, यहाँ पे है ये 33 हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चुनकर रिक्त स्थान जो 33 में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो हमारा इधर जो 33 नंबर का था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भराएगा तो यहाँ पर यही वाला हो जाएगा। इसमें जो ये दिया है कि यहाँ दिया है को गाल पर खींच के चाटा मार देता था, के गाल पर खींच के चाटा मार देता था, को गाल पर खींच कर चाटा मार देता था, के गाल पर खींच कर चाटा मार देता था। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि इसमें को है, इसमें भी को है,
लेकिन इसमें के है, यहाँ भी के है। तो इस प्रकार से इसमें से यहाँ पे छांट करके लिखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर कि के गाल पर खींचकर चांटा मार देता था। इसका 34 का वार्तालाप को ध्यान में रखते हुए रिक्त स्थान 34 का यहाँ पूर्ति करने की पूर्ति सबसे उचित शब्दों से करना है। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे कि इसका हो जाएगा राजू ने जवाब दिया। 35 है रिक्त स्थान 35 में जो पूरा करना है कि पूर्ति उचित शब्दों से करना था, तो 35 वाले का हो जाएगा यहाँ पे अपनी। रेखांकन तो 36 को जो पूरा करना था कि को उद्धरण यहाँ चिन्ह हटाकर बिना अर्थ बदले किस प्रकार लिखा जा सकता है। सबसे उचित वाक्य को यहाँ पे चुनना है कि इसमें क्या लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ये डी वाला कि पापा ने गुस्से से राजू से कहा कि उसे अपने माता पिता से झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। 37 रिक्त स्थान 37 1 2 में जो है यहाँ पे जो 2 वहाँ जगह था, तो वहाँ की पूर्ति के लिए उचित शब्दों का जोड़ा चुनकर सार्थक वाक्य को बनाना है। तो इसमें हो जाएगा जब और तब। 38 का है कि राजन ने बताया कि उसका दोस्त मितभाषी है। राजन कहना चाहता है कि खाली स्थान में क्या इसमें भराएगा। तो खाली स्थान में यहाँ पे हो जाएगा उसका दोस्त बहुत कम बोलने वाला है। उसका दोस्त कुछ नहीं बोल सकता है। उसका दोस्त अधिक बोलने वाला है। उसका दोस्त मीठा बोलने वाला है। तो मितभाषी का अर्थ होता है कि बहुत कम बोलने वाला, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 39 का है शहर में बना नया माल मंत्री जी द्वारा खाली स्थान किया गया। खाली जगह के लिए सही वर्तनी वाला शब्द जो है तो इसमें चुनना है। तो सही वर्तनी वाला इसका जो शब्द हो जाएगा कि उद्घाटित, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें घ जो है तो छोटा है, इसमें आधा दा नहीं है और इसमें भी आधा दा नहीं है, तो ये सही इसका शब्द हो जाएगा। 40 जब वर्षा होती तो कई सरोवर में कमल खिल जाते हैं। रेखांकित शब्द के स्थान पर अन्य किस शब्द को रखा जा सकता है। तो ये हमारा जो है कमल जो रेखांकित शब्द है, तो कमल के स्थान पे और हम दूसरा क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ अम्बुद, तो अम्बुद का अर्थ होता है यहाँ पे बादल, इसका हो जाएगा बादल। जलज, जलज का अर्थ होता है जल, इसका हो जाएगा। अनल का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि होता है या फिर आग जिसे कहते हैं। और जलद, तो जलद का अर्थ होता है कि कमल, तो इसमें हो जाएगा हमारा जलद। अगला यहाँ है कि मंत्र एवं म्यूजिक के द्वारा रोगोपचार पर विश्व के कई अलग अलग देशों में रिसर्च किए गए हैं। ग्लोब इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड एंड कंसोनेंस सैन फ्रांसिस्को के डायरेक्टर एवं साउंड इंजीनियर गिब्सन लगभग 15 से अधिक वर्षों में मंच ध्वनि एवं म्यूजिक की तरंगों का ब्रेन मैपिंग कर मस्तिष्क पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अध्ययन किया। अलग अलग आवृत्ति जो हर्ट्ज होती है कि ध्वनियों से ब्रेन वेव ऑस्किलेशन बैंड की तरंगों की गणना की। साउंड हीलिंग के दरमियान जब उन्होंने अलग अलग हर्ट्ज की आवृत्तियों से निकले गामा, बीटा, अल्फा, बीटा एवं डेल्टा वेव तरंगों का अनिद्रा, ब्लड प्रेशर, भूख की कमी, डिप्रेशन, पार्किंसन रोग से पीड़ित मरीजों पर प्रयोग किया।
इस शोध के दरमियान इन मरीजों में मस्तिष्क तरंगों और बीमारियों में काफ़ी सकारात्मक परिणाम पाया। आशातीत सफलता मिलने से उत्साहित डॉक्टर गिब्सन ने इसे साउंड हीलिंग पर सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी के शोधार्थी लीजा मैरी पाटर एवं हीदर टेलर के साथ मंत्र म्यूजिक व शंख ध्वनि से निकले साउंड वेव्स तरंगों के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों का पुनः अध्ययन किया, जिसके सकारात्मक और उत्साह बढ़ाने वाले परिणाम मिले। ब्लड प्रेशर, सामान्य और अनिद्रा की समस्या से फौरी राहत मिली। इस लेख को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो इतने हैं तो इन्हीं में से अब हमको पढ़ करके और यहाँ अगला इसका उत्तर हमें देना है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि उक्त आलेख का संदर्भ है, तो उक्त आलेख का हमारा इसमें क्या संदर्भ है, क्या होगा, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा यहाँ पे जैसे यहाँ पे कि मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों पर पुनः अध्ययन, तो ये जो है तो अध्ययन से संबंधित इसमें बातें कही गई है। तो 41 के विज्ञान मंत्र और म्यूजिक की रिश्तेदारी, विज्ञान मंत्र और म्यूजिक से समय की बर्बादी, विज्ञान मंत्र और म्यूजिक से अध्ययन, विज्ञान मंत्र और म्यूजिक की चुगलबंदी। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सी कि विज्ञान मंत्र और म्यूजिक से अध्ययन। बयालीस का हो जाएगा ग्लोब इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड एंड कॉन्शियसनेस के डायरेक्टर एवं साउंड इंजीनियर थे। तो यहाँ पे वो कौन थे जो कि इसमें यहाँ पे दिया गया है कि वो हमारे इसमें हम चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ये है गिब्सन, जो यहाँ पे हो जाएगा ये इसका यहाँ से लेकर के ये तो इसका ये गिब्सन थे। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर गिब्सन। 43 डॉक्टर गिब्सन ने शोध कार्य किया, तो वह कितने वर्षों में किया, तो उन्होंने 15 वर्षों की उम्र में किया। जैसा कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये 15 से अधिक वर्षों में। तो इसी प्रकार से हम इसी में सब खोज करके लिख लेंगे, हमको इसी में से सब मिल जा रहा है। फिर 44वां है मंत्र म्यूजिक एवं शंख ध्वनि से निकले साउंड वेव्स तरंगों का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव पड़ता है, तो इसका हमें सकारात्मक जो है तो प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका यहाँ पे 44 का ये यहाँ पे सकारात्मक इसका जो है तो परिणाम यहाँ पे ये उत्साह बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें अगर हम बार बार आगे पीछे करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसका वही हो जाएगा, बार बार खिसकाएंगे नहीं। फिर 45 है कि लीजा मेरी पाटर एवं हीदर शोधार्थी थे। तो ये किस प्रकार के कैसे शोधार्थी थे, तो इसका हो जाएगा बी वाला कि सैन फ्रांसिस्को टेस्ट यूनिवर्सिटी के ये जो हैं तो शोध करने वाले विद्यार्थी थे। हमारा फिर अगला यहाँ पे अपठित है। जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि जो लोक शिक्षण संचालनालय वाला जो पेपर प्रैक्टिस पेपर तीसरा है, तो इसमें ज़्यादातर अपठित ही आए हैं। उन्हीं अपठित को आप अच्छे से
ढूंढना सीख लीजिए तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। बाहर से वह बहुत ही कम पूछा गया है। एक दो ही क्वेश्चन हैं जो कि हम बाहर से हैं, बकाया सब इसी से है। तो चलिए इसमें अगला अपठित देखते हैं कि एक आदमी गुब्बारे बेचकर जीवन यापन करता था। वह गांव के आसपास भरने वाली हाटों में जब गुब्बारे बेचता, बच्चों को लुभाने के लिए वह तरह तरह के गुब्बारे रखता, लाल, पीले, हरे, नीले। और जब कभी उसे लगता कि बिक्री कम हो रही है तो वह झट से एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता, जिसे उड़ता देखकर बच्चे खुश हो जाते और गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते। इसी तरह एक दिन वह हाट में गुब्बारे बेच रहा था और बिक्री बढ़ाने के लिए बीच बीच में गुब्बारे उड़ा रहा था। पास ही खड़ा एक छोटा बच्चा यह सब बड़ी जिज्ञासा के साथ देख रहा था। इस बार जैसे ही गुब्बारे वाले ने एक सफ़ेद गुब्बारा उड़ाया, वह तुरंत उसके पास पहुंचा और मासूमियत से बोला, अगर आप यह काला वाला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या यह भी ऊपर जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक आदमी है जो कि अपना गुब्बारा ही बेच करके जीवन यापन करता है, जिसमें कि वह लोगों को लुभाने के लिए, बच्चों को लुभाने के लिए लाल, पीले, हरे रंग कई प्रकार के गुब्बारा रखता है। और वह बीच बीच में देखता है कि जब हमारी बिक्री कम हो रही है, कम ग्राहक आ रहे हैं, तो एक गुब्बारा फुला करके उड़ा देता है, जिससे कि लोग फिर वहाँ पे आने लगते हैं। तो यह एक लड़का का बहुत देर से देख रहा था, लेकिन फिर यह पूछता है कि अगर आप काला वाला उड़ाएंगे तो क्या होगा। तो क्या बताता है कि तो यहाँ वह क्या बताता है कि गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या यह भी वो पूछता है। यहाँ अगला है कि गुब्बारे वाले ने थोड़े अचरज के साथ उसे देखा और बोला, हाँ बिल्कुल जाएगा बेटे। गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वो किस रंग का है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। दोस्तों, ठीक इसी तरह हम इंसानों के लिए भी यह बात लागू होती है। कोई अपने जीवन में क्या अचीव करेगा ये उसके बाहरी रूप रंग पर निर्भर नहीं करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। अतः हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है। तो इस प्रकार से वह बताता है कि चाहे काला हो, तो इस प्रकार से वह बताता है कि चाहे काला हो या गोरा हो, वह उसके रंग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके ज्ञान पर, उसके एटीट्यूड पर वह निर्भर करता है। तो इसी में फिर ये अगला हमारा है प्रश्न जो है 46 कि गुब्बारे वाला अपना जीवन यापन करता था तो क्या करके करता था। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वह गुब्बारे बेच करके अपना जीवन यापन करता था। 47 का है गुब्बारे वाले के पास गुब्बारा नहीं था। किस रंग का गुब्बारे वाले के पास गुब्बारा नहीं था। तो यहाँ हम जैसे इसमें देखेंगे कि उसके पास जो है तो लाल, पीले, हरे, नीले रंग का गुब्बारा था और एक काला भी था, जो कि वह काला को नहीं उड़ाया था। तो इसमें से हो जाएगा कि किस रंग का गुब्बारा नहीं था। तो उसके पास जो है तो गुलाबी रंग का गुब्बारा नहीं था, लाल भी था, हरा भी था और काला भी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी रंग का। जब कभी गुब्बारे वाले को लगता कि बिक्री कम हो रही है तो वह क्या करता था, जोर जोर से आवाज़ लगाने लगता था, एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था, बच्चों में गुब्बारे बांट देता था, चुपचाप घर वापस लौट जाता था। तो वह एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था।
गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है, उसके ऊपर कौन सा धागा बांधा है, वह किस रंग का है, वह कितना बड़ा है। तो यह किस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। जैसा कि इसमें इसका पूरा का पूरा इसमें मिल जा रहा है कि इसमें देखेंगे ये यहाँ पे इसका ये कि उसके अंदर क्या है। तो ये तो इस प्रकार से इसमें पूरा का पूरा मिलता जा रहा है। फिर यहाँ है 50 है, कोई अपनी लाइफ में क्या अचीव करेगा इसका निर्धारण करता है। तो इससे क्या करता है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड जो है तो निर्धारित करता है कि वह क्या आगे कर सकता है। फिर यहाँ अगला एक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगला यहाँ पे आ जाता है प्रश्न अपठित है। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शांति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र बनाने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, क्योंकि इसे शस्त्रास्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो आवश्यक हो जाएगा। इसीलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो ये हमारा अपठित रहा। अब इसी के में चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें उत्तर हम इसमें पाते हैं। तो इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो इसका जो मूल कथ्य है कि आतंक और सर्वनाश का भय। तो इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि भयंकर आतंक और विश्व विनाश जो है तो इसका भय है। तो इसका यहाँ पे यही पहला हो जाएगा। 52 का है एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव हुआ कि जापान की अजेय शक्ति की पराजय से इसका अनुभव हुआ। यहाँ 53 का है भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रास्त्रों के बनाने की प्रेरणा दी। तो यह किसने प्रेरणा दी, कहाँ से प्रेरणा मिला? तो इसको जापान के विनाश ने सबको प्रेरित कर दिया इस प्रकार के शस्त्रों को बनाने के लिए। विश्व को सर्वनाश से बचाने के लिए योजना सर्वाधिक प्रभावी हो सकती है।
तो ये जो योजना है तो प्रभावी होगी कि निशस्त्रीकरण की योजना जो है 55 का है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र बना रहे हैं। तो इसका जो है अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से बना रहे हैं, कि अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, कि अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, कि पारंपरिक भय के कारण। तो इस अपठित में जो है ये भय के कारण बना रहे हैं। 56 है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो जैसा कि इसमें यहाँ पे अपठित में इसका मिला भी है कि इससे ज़्यादातर संपत्ति ही नष्ट होती है। यहाँ पे देख लीजिए जैसा है जो है कि अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट हो जाती है। तो इसका इसी प्रकार से इसमें सभी का ही लगभग मिल ही जा रहा है। ये हो जाएगा बी वाला। 57 का है, इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका उपयुक्त जो है तो शीर्षक क्या है? तो निशस्त्रीकरण, आधुनिक शस्त्रास्त्रों का विनाशकारी प्रभाव। तो ये नहीं है, इसका है हो जाएगा कि आतंक और विश्व विनाश का भय, क्योंकि सभी देश वालों को लग रहा है कि अगर दूसरा कोई देश बना लेगा तो हमको नष्ट कर सकता है। इसके का सबको भय यहाँ पे खाया जा रहा है। फिर अगला हमारा यहाँ पे अपठित है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। तो इस विकल्प को यहाँ पे अपठित को पढ़ करके इसी में से देखें कि आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म करने में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। हाथ पर हाथ रख कर बैठने को यह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। संतोष उसका धन है। यह परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियाँ उसकी दासी है। तो ये हमारा अब इसी में से चलिए हम इसको देखते हैं। ये प्रश्न देखते हैं कि 58 है, आदर्श व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षण को लगाता है। तो किस में लगाता है? आदर्श व्यक्ति जो होता है तो वह कर्म में लगाता है, कर्म पर वह आस्था रखता है। 59 है कि आदर्श व्यक्ति हाथ पर हाथ रख कर यहाँ मृत्यु के समान, जीवन के समान, कर्म के समान, खेल के समान। इसका हो जाएगा कि मृत्यु के समान यहाँ पे समझता है। इसमें यहाँ पे देख लीजिए ये कि ये मृत्यु के समान हाथ पर हाथ रख कर के जो बैठता है तो मृत्यु के समान अपने आप को वह समझता है। 60
कर्मशील व्यक्ति बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। तो जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वह किस प्रकार के कर्म की कुदाली से, अर्थ की कुदाली से, धैर्य की कुदाली से, धातु की कुदाली से, तो वह उसमें अपने धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकटों को भी वह ढहा देता है, यानी कि गिरा देता है। 61 का हो जाएगा, आदर्श व्यक्ति अपने जीवन की सफलता समझता है। कब वह सफलता अपने आप को समझता है? धनोपार्जन में, धर्मशीलता में, कर्मशीलता में, साहसपूर्णता में। तो इसमें हो जाएगा इसका कि कर्मशीलता में वह अपने जीवन की सफलता को समझता है। 62 का हो जाएगा, वह परिस्थितियों का दास नहीं है। पंक्ति में वह से आशय है। तो धर्मशील व्यक्ति, अकर्मण्य व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति, अर्थशील व्यक्ति। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा कि कर्मशील जो व्यक्ति होता है वह परिस्थितियों का दास नहीं होता है। 63 का है, गद्यांश का सटीक शीर्षक है। तो गद्यांश का सटीक शीर्षक इसका हो जाएगा, आदर्श संतोषी व्यक्ति, आदर्श धनी व्यक्ति, आदर्श कर्मशील व्यक्ति, आदर्श धर्मशील व्यक्ति। तो इसका भी यही हो जाएगा कि आदर्श कर्मशील व्यक्ति इसका मेन शीर्षक है। अगर जिसके अंदर आदर्श व्यक्ति होगा, कार्य करने की क्षमता होगा, तो वह किसी भी प्रकार से कार्य कर सकता है, कोई भी काम को आसानी से कर सकता है। 64 का, मोहित बहुत धन कमा कर लाया, रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द। तो धन का यहाँ का अर्थ होता है, अर्थ हो जाएगा धन का अर्थ। 65 यहाँ 65 का अकर्मक क्रिया के प्रयोग वाला वाक्य है। तो अकर्मक क्रिया वह होती है जो कि कर्म पर सीधा इसका फल नहीं पड़ता है, इसका डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, बल्कि इसका कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता। जैसे इसका हो जाएगा, राधा रोती है। तो अब इसमें क्या, कर्ता में क्या राधा हो जाएगी, तो इसका किसके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो अकर्मक क्रिया में इसका प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है। और इसमें जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, फल में हो गया, कर्म हो खाता है। तो इसमें राम फल खाता है, तो इसमें डायरेक्ट राम का फल पे जा रहा है। सीता गीत गाती, तो सीता क्या करती है, तो गीत गाती है। मोहन पानी पीता है, तो इसमें क्या मोहन कर रहा है, तो पानी पी रहा है। तो इस प्रकार से इसमें ये सकर्मक क्रिया है इन तीनों में, और इसमें अकर्मक क्रिया ये है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राधा रोती है। 66 का हो जाएगा, वह वाक्य जिसमें पत्र शब्द चिट्ठी के अर्थ में आया है। तो पत्र शब्द का अर्थ यहाँ हो जाएगा कि मैंने माँ को पत्र लिखा, इस पत्र का यहाँ ये होगा। 67 का है, चीनी सेना ने युद्ध में हथियार डाल दिए। तो युद्ध, इस वाक्य में रेखांकित मुहावरे के लिए सही अर्थ, तो युद्ध में हथियार डाल दिए। तो इस मुहावरे का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि हथियार रख दिए, शस्त्र वापस कर दिए, अहिंसावादी हो गए, हार मान ली। तो इसका यहाँ पे सही हो जाएगा कि हार मान ली। 68 का है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। उपर्युक्त वाक्य का प्रकार है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यहाँ पे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं।
तो यह हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। जहाँ जिस वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, यथा, तथा और तब, क्या, कब, जिसमें आता है वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाता है। अगला है 69। तो 69 का है कलानिधि का समानार्थी शब्द है। तो कलानिधि का समानार्थी जो शब्द हो जाएगा तो यहाँ पे हिमांशु हो जाएगा। इसका हिमांशु कलानिधि का समानार्थी है। फिर 70 का है मैं बाजार से नीली पतंग लाया हूँ। उपर्युक्त वाक्य में विशेषण है तो विशेषण में इसका हो जाएगा नीली। विशेषण वह होता है जो किसी का विशेषता बताता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि वह बाजार से क्या लाया है, पतंग लाया है, लेकिन वह पतंग कैसी है, किस कलर में है, नीली है। तो वह उसकी विशेषता बता रहा है कि पतंग नीली है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे नीली हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगा है, बहुत ही मेहनत लगा है, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा मुझे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और जहाँ जो समझ में नहीं आया है उसको कमेंट करें। और इस उम्मीद से हम रखते हैं। धन्यवाद।